एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि हमें गिफ्ट के बारे में बताता है। लेकिन अगर आप लोगों ने वन शॉट वीडियो नहीं देखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जो कि लगभग 3 घंटे का वीडियो है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वो तभी देखना जब आपने एक्ट एक या दो बार पढ़ रखा हो, क्योंकि वो तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम ऐसे इन डेप्थ बात नहीं कर रहे हैं ना, हम उसको सिर्फ ऐसे वन शॉट रिविजन करें ताकि आपका कंप्लीट सब्जेक्ट का एक बार रिविजन हो जाए। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 7 देखेंगे गिफ्ट का। तो गिफ्ट को हम हिंदी में तोहफा नहीं कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिफ्ट को इन्होंने दान के रूप में डिफाइन किया। मतलब हिंदी जो इसका ट्रांसलेशन है वो है दान, किसी को अपनी प्रॉपर्टी दान करना। प्रॉपर्टी दान करने का मतलब प्रॉपर्टी जो है सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो 122 में गिफ्ट को डिफाइन किया गया है। कह रहा है गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फ्यूचर कोई अगर प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहीं ना कहीं आपको पता है या आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फ्यूचर डेट पर मेरे नाम हो जाएगी, और फिर आप उसको किसी को दान अगर कर दे रहे हो, किसी को गिफ्ट कर दे रहे हो, तो ये वॉइड होता है। फ्यूचर प्रॉपर्टी का आप कोई गिफ्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर चाहे आपकी इमूवेबल हो मूवेबल हो, आप उसका गिफ्ट नहीं कर सकते हो। जब आप गिफ्ट कर रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखनी है कि वो प्रॉपर्टी मौजूद होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलेंटरीली किया गया हो, आपकी इच्छा से किया गया हो, बिना किसी कंसिडरेशन के। भाई जब आप किसी को गिफ्ट देते तो क्या उस गिफ्ट के उससे पैसे लेते हैं क्या? ऐसा तो होता नहीं है। जब हम बर्थडे पर किसी को गिफ्ट देते हैं, एनिवर्सरी पर गिफ्ट देते हैं, या ऐसे ही खुशी में सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, तो क्या हम उससे पैसे लेते हैं? नहीं। तो यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि प्रॉपर्टी गिफ्ट तो करी जा रही है बट उसका पैसा नहीं लिया जा रहा, विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, ग्रेटिट्यूस हो रहा है बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर। जो गिफ्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? डोनर कहते हैं। एंड द अनदर कॉल्ड द डोनी, और जो लेता है उसे हम डोनी कहते हैं। एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ डोनी। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि डोनी ही गिफ्ट ले, डोनी के बिहाफ पर कोई दूसरा पर्सन भी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड, कब करी जाएगी? सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। जब तक डोनर जिंदा है, यानी कि जब तक गिफ्ट देने वाला जिंदा है, तब तक ही आप उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड व्हाइल ही इज स्टिल केपेबल, यहाँ पर स्टिल है, व्हाइल ही इज स्टिल केपेबल ऑफ गिविंग, मतलब कि जब तक वो केपेबल हो देने के लिए। ठीक है, उस गिफ्ट को केपेबल हो देने के लिए तब तक। तो दो बातें हैं, गिफ्ट कब आप एक्सेप्ट कर सकते हो? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर अंटिल ही इज केपेबल ऑफ गिविंग। एंड है यहाँ पर, और नहीं है, ध्यान रखना। इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, अगर डोनी की मृत्यु हो जाती है एक्सेप्ट करने से पहले, यानी कि जिसको गिफ्ट देना है, ठीक है, मतलब कि जिसको गिफ्ट मिलना है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है गिफ्ट लेने से पहले, तो ये गिफ्ट वॉइड हो जाता है। मतलब डोनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आकर के ये नहीं कह सकते हैं उसकी मृत्यु के बाद कि आप उसको तो गिफ्ट दे ही रहे थे, तो कोई बात नहीं, मुझे दे दो, उसकी अगर डेथ हो गई है तो। ऐसा नहीं होता है। जिसके लिए गिफ्ट को वो किया गया था वो ही सिर्फ गिफ्ट ले सकता है। 123 ट्रांसफर किस तरीके से इफेक्ट किया जाएगा? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब हम गिफ्ट कर रहे हैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ट्रांसफर मस्ट बी इफेक्टेड। ये इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से होगा, साइंड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द डोनर, डोनर के बिहाफ पर साइन होगा, एंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से होगा, साइन होगा डोनर का साइन होगा, और एटलीस्ट 2 विटनेस तो हमें चाहिए, कम से कम 2 विटनेस चाहिए, ज्यादा होंगे तो और अच्छा हो सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर में बी इफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, चाहे तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से, साइन एज अफोरसेड, और बाय द डिलीवरी। चाहे आप रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से कर दो, मतलब चाहे तो ये वाला मामला आप डाल लो, या फिर आप सीधे डिलीवरी कर दो प्रॉपर्टी की। ठीक है, दोनों तरीकों से हो सकता है। तो इमूवेबल में क्या चाहिए हमें? रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 2 विटनेस चाहिए, और साइन होना चाहिए बाय द डोनर। मूवेबल प्रॉपर्टी में भी यही होता है, बस मूवेबल प्रॉपर्टी में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप डिलीवरी अगर सीधे सीधे करना चाहो प्रॉपर्टी की या पोजेशन की, तो वो भी आप कर सकते हो। वहां पर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का कोई ऐसे मस्ट नहीं होता, वहां पर शैल है, यहाँ पर ऐसा आपके ऊपर ऑप्शन है, डिस्क्रिशनरी है। ठीक है, सच डिलीवरी में बी मेड इन द सेम वे एज गुड्स सोल्ड मे बी डिलीवर्ड, उसी तरीके से किया जाएगा जैसे हम चीजों को, सामान को बेच देते हैं, उसी तरीके से उसको डिलीवर किया जाएगा। 124 गिफ्ट ऑफ एक्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी, तो कह रहे गिफ्ट कंप्राइजिंग ऑफ बोथ एक्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड एज टू द लैटर। मतलब कि एज टू द लैटर का मतलब ये है कि फ्यूचर प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट होता है
वो void होगा। इन्होंने थोड़ा सा घुमाकर लिखा है, बट लैटर void किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? एज टू द लैटर, लैटर के रिस्पेक्ट, मतलब फ्यूचर प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आपका गिफ्ट वॉइड होगा। वही मैंने जैसा आप लोग को शुरू में बताया, क्योंकि ऊपर जब हम गिफ्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें भी सिर्फ एग्जिस्टिंग की बात कर रखी है, क्या वहां पे कहीं फ्यूचर का जिक्र किया है? वहां पे किसी फ्यूचर प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं हुआ है। सेक्शन 125 सेज गिफ्ट टू सेवरल ऑफ हुम डज नॉट एक्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स पर्सन है, उसने ए को भी मतलब उसी प्रॉपर्टी में से, या मान लीजिए एक्स की 3-4 प्रॉपर्टी थी, 4 प्रॉपर्टी थी मान लीजिए एक्स की, उसने एक प्रॉपर्टी ए को दी, दूसरी प्रॉपर्टी बी को दी, तीसरी प्रॉपर्टी सी को दी, और जो है चौथी प्रॉपर्टी डी को दी। इसमें ए ने भी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ली, बी ने भी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ली, सी ने भी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन डी ने प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं करी। तो क्या अगर इस बंदे ने वो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं करी तो क्या इन तीनों के लिए वो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ डी के लिए वो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर डी दैट गिफ्ट इज वॉइड। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डी के लिए वो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। बस इतना इसमें ध्यान रखना, यही इसमें लिखा हुआ है कि अगर सेवरल पर्सन को गिफ्ट किया जा रहा है, अ गिफ्ट ऑफ अ थिंग टू 2 और मोर डोनीज ऑफ whom one does not accept, एक ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके लिए void है, is void as to the interest which he would have taken if he had accepted। तो जो वो ले सकता था उसके लिए void है, बाकी सबके लिए वैसे ही रहेगा, क्योंकि भाई बाकी सबने तो एक्सेप्ट कर लिया ना, इसलिए। 126 कह रहा है when gift may be suspended or revoked, कब जो है गिफ्ट सस्पेंड या रिवोक किया जा सकता है। so the donor and donee may agree that on happening of any specified event which does not depend on the will of the donor shall be suspended or revoked। कह रहे हैं कि तो कोई अगर ऐसा दोनों, देखो आपस में दोनों लोग एक्सेप्ट करेंगे कि अगर कोई स्पेसिफाइड इवेंट हो सकता है, होता है, अगर कोई स्पेसिफाइड इवेंट होता है तो गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक किया जा सकता है। बट अ गिफ्ट which the parties agree shall be revocable or wholly or in part at the mere will of the donor, सिर्फ मात्र उसकी विल पर, is void wholly or in part as the case may be। ठीक है, a gift may also be revoked in any of the cases। ठीक है, सेव want of और फेलियर ऑफ कंसिडरेशन, इसको छोड़ करके इसको बचा लिया इन्होंने, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। गिफ्ट में ऑल्सो भी रिवोक्ड इन एनी ऑफ द केसेस इन विच इट वर अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट था तो इट माइट बी रिस्काइंड, उसको जो है कैंसिल करा जा सकता है। सेव एज अफोरसेड, जो ऊपर कहा गया है इस पर्टिकुलर बात के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, प्री में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक, गिफ्ट रिवोक नहीं किया जा सकता है कि सिर्फ कंसिडरेशन के मामले में कंसिडरेशन का फेलियर हो गया इस वजह से नहीं हो सकता। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड to effect the rights of transferee for consideration without notice। कह रहा है कि इस सेक्शन में कुछ भी लिखा है वो ट्रांसफरी की राइट को इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन अगर विदाउट नोटिस किया गया है तो। देखो इलस्ट्रेशंस देखते हैं हम इसके। A gives a field to B, reserving to himself with B's assent the right to take back the field in case B and his descendants dies before A। इन्होंने कहा A ने गिफ्ट किया B को एक विल, वो खुद को क्या कर रहा है? रिजर्व कर रहा है। मतलब रिजर्व का मतलब है कि उसकी खुद की इच्छा है, विल है, यहाँ पर जो डोनर है उसकी, डोनर की यहाँ पर विल है। क्या विल है? विल का मतलब वो विल वाली विल नहीं, वसीयत नहीं, विल का मतलब है कि उसकी इच्छा। ठीक है, विद बीज इन असेंट, मतलब बी का यहाँ पर उसने असेंट लिया, उसकी मंजूरी ली। क्या राइट है यहाँ पर? वो क्यों रिजर्व कर रहा है? क्या रिजर्व कर रहा है? द राइट टू टेक बैक, कि वो फील्ड वापस ले लेगा अगर बी और उसके डिसेंडेंट्स ए से पहले मर जाते हैं। तो अगर बी और उसके डिसेंडेंट्स ए से पहले मर जाते हैं तो वो गिफ्ट वापस ले सकता है। बी डाइज विदाउट डिसेंडेंट्स इन एज लाइफ टाइम, तो बी जो है विदाउट मतलब उसके कोई डिसेंडेंट्स नहीं थे और वो ए की ही लाइफ टाइम में खत्म हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो ए यहाँ पर फील्ड जो है वो वापस ले सकता है। ठीक है, क्योंकि जैसा उसने कहा था वो चीज हो गई, तो ए फील्ड वापस ले लेगा अपनी। अब देखो बी, देखो ए गिव्स अ लाख ऑफ रुपीज टू बी, ए ने जो है बी को 1 लाख रुपए दिए, रिजर्विंग टू हिमसेल्फ विद बीज असेंट the right to take back at pleasure rupees 10,000 out of lakh। यहाँ पर बात समझिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरीके का क्वेश्चन, अलग अलग अमाउंट से पूछते हैं। कह रहा है कि ए ने बी को 1 लाख रुपए के गिफ्ट दिया और वो खुद को रिजर्व कर रहा है। कौन? ए यहाँ पर खुद को रिजर्व कर रहा है। बी की उसने सहमति ले ली, असेंट ले ली कि वो पैसा वापस ले सकता है रुपीज 10,000 रुपए उस लाख रुपए में से। तो गिफ्ट होल्ड्स एज टू गुड, तो अब गिफ्ट कितने का बचा भाई? 1 लाख रुपए में से जब 10 लाख रुपए डोनर ने वापस ले लिए, वापस लेने की वो इच्छा जता रहा है, तो 90,000 रुपए तो बचे, बट इज वॉइड एज टू रुपीज 10,000। लेकिन गिफ्ट वॉइड है इस 10,000 के रिस्पेक्ट में विच कंटिन्यू टू बिलोंग टू इट, जो कि ए को ही बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज वॉइड हो जाएगी। यही पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज वॉइड होगी कि नहीं होगी, तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ये वॉइड होगी। ठीक है, ये देखो मेयर विल ऑफ द डोनर पे अगर है तो वो या तो होली और इन पार्ट,
वो रिवोकेबल होगी एज द केस मे बी। तो यही इसी चीज का ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल, ये इलस्ट्रेशन आप ध्यान रखिएगा। अब ओनरस गिफ्ट क्या होता है? ओनरस गिफ्ट होता है गिफ्ट विद अ बर्डन, मतलब कि आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट तो करेंगे लेकिन उस प्रॉपर्टी पर कुछ बर्डन है। मान लीजिए कुछ लोन है या कुछ भी ऐसी चीज है, उस पर कोई चार्ज क्रिएट कर रखा है, वो सारी चीजें ओनरस में आती है। तो ओनरस अगर आप सिंपल शब्द में समझने की कोशिश करें तो गिफ्ट विद अ बर्डन होता है, किसी बर्डन के साथ गिफ्ट दिया गया है। देखिए, वेयर अ गिफ्ट इज इन फॉर्म ऑफ सिंगल ट्रांसफर, सिंगल ट्रांसफर सेम पर्सन को किया जा रहा है सेवरल थिंग्स of which one is and the others are not burdened by an obligation, the donee can take nothing by the gift unless he accepts it fully. देखो, पूरा जो है गिफ्ट आपको एक्सेप्ट करना होगा और आप ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ, देखो जैसे क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए सिंगल है, ये अगर मान लीजिए कोई सिंगल ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब इसको इसके ऊपर मान लीजिए कोई चार्ज भी क्रिएट किया हुआ है, तो इसको अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो या तो आप होली एक्सेप्ट कर लो इस पर्टिकुलर गिफ्ट को, ठीक है, या होली रिजेक्ट कर दो, होली रिजेक्ट कर दो। ऐसा नहीं कर सकते आप कि मान लीजिए इतनी भाग प्रॉपर्टी पे अगर चार्ज क्रिएट कर रखा है तो ये पर्टिकुलर पार्ट आप इसको रिजेक्ट कर दो और जितने भी चार्ज नहीं क्रिएट कर रखा उसको आप एक्सेप्ट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप एक सिंगल प्रॉपर्टी है और एक इंसान को अगर जा रही है तो वो पूरा आपको एक्सेप्ट करना होगा या पूरा रिजेक्ट करना होगा। बट यहीं पर ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी ये है, किसी ए पर्सन को गिफ्ट करी गई है ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, इस प्रॉपर्टी में मान लीजिए चार्ज है, इस प्रॉपर्टी में मान लीजिए चार्ज क्रिएटेड है, तो जब कुछ भी मान लीजिए बर्डन है, तो क्या कर सकता है, जब ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज है, एक प्रॉपर्टी है तो या तो पूरी एक्सेप्ट करेगा या तो पूरी रिजेक्ट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर सिर्फ मान लीजिए 3 प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट करी जा रही है, तो जिस प्रॉपर्टी पर बर्डन है उसको वो हटा सकता है, मतलब इन दोनों प्रॉपर्टी का वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा और सिर्फ इस प्रॉपर्टी का कर लेगा। तो यही यहाँ पर बताया हुआ है। वेयर गिफ्ट इज इन फॉर्म ऑफ 2 और मोर सेपरेट इंडिपेंडेंट ट्रांसफर हो रहे हैं भाई, इंडिपेंडेंट ट्रांसफर, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है, टू सेम पर्सन ऑफ सेवरल थिंग्स, द डोनी इज एट लिबर्टी टू एक्सेप्ट वन ऑफ देम एंड रिफ्यूज द अदर्स। तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी सबको रिफ्यूज कर देगा। ऑल्दो द फॉर्मर विल बी बेनिफिशियल एंड लेटर ऑनरस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फॉर्मर जो उसके लिए बेनिफिशियल है, ये इसके लिए बेनिफिशियल है, इस पे कोई चार्ज नहीं क्रिएट है तो ये कर लेगा, ये उसके लिए ऑनरस है, क्यों, क्योंकि ये बर्डन से है, तो इसको ये रिजेक्ट कर सकता है। वही यहाँ पर बताया हुआ है। ऊपर जो है आपको सिंगल प्रॉपर्टी के बारे में बता रखा है, एक बार फिर से सिंगल प्रॉपर्टी का सुन लो, ठीक है। सिंगल प्रॉपर्टी है मान लीजिए, ठीक है, ये सिंगल प्रॉपर्टी है, ये ए को गिफ्ट करी गई, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे है चार्ज क्रिएटेड, तो वो ये नहीं कह सकता कि इतना पार्ट मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, इतना पार्ट मैं रिजेक्ट कर ले रहा हूँ। सिंगल प्रॉपर्टी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको पूरी, या तो आपको इस पर चार्ज अगर क्रिएटेड है या कुछ भी बर्डन है तो आपको पूरी प्रॉपर्टी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी या पूरी प्रॉपर्टी आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी। आप इसकी तरह नहीं कर सकते, इसमें इंडिपेंडेंट ट्रांसफर हो रहा है, इसमें सिर्फ एक ट्रांसफर हो रहा है। देखो सिंगल ट्रांसफर हो रहा है ना, इसमें सिंगल ट्रांसफर हो रहा है, तो होली एक्सेप्ट और होली रिजेक्ट। और इसमें जो है क्योंकि हम इंडिपेंडेंट सेपरेट और इंडिपेंडेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, इस वजह से जिसपे आप बर्डन है वो छोड़ दो और जिसपे बर्डन नहीं है वो आप ले सकते हो। अब onerous gift to disqualified person or donee not competent to contract and accepting property burdened by any obligation is not bound by his acceptance. तो बाउंड नहीं होता वो एक्सेप्टेंस से, बट इफ आफ्टर बिकमिंग कॉम्पिटेंट, लेकिन जब वो कॉम्पिटेंट हो जाता है और उसको अपनी ऑब्लिगेशन अवेयर है तो ही रिटेन्स द प्रॉपर्टी गिवन, ही बिकम्स सो बाउंड। तो अगर वो प्रॉपर्टी, देखो जब तक वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ऐसे पर्सन को अगर दे दिया जो कि कॉम्पिटेंट नहीं, अनसाउंड माइंड का या कुछ भी है, तो वहां पर वो बाउंड नहीं है किसी ऑब्लिगेशन से। लेकिन जब वो अनसाउंड माइंड से ठीक हो गया, मान लीजिए उसका इलाज हो गया, ठीक वगैरह हो गया, तो फिर वो बाउंड है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा गया, तब वो बाउंड होता है अगर डिस्क्वालिफाइड पर्सन को किसी को दिया है तो। ये देखो इलस्ट्रेशन बी वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए हैविंग अ लीज फॉर अ टर्म ऑफ इयर्स ऑफ अ हाउस एट अ रेंट व्हिच ही एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू पे ड्यूरिंग द टर्म and which is more than the house can be let for, given to be the lease and also as separate and independent transaction or sum of money। अच्छा, ये पहले का वो, अच्छा इसमें ऐसा कुछ अनसाउंड माइंड, मुझे लगा अनसाउंड माइंड वाला कोई इसमें इलस्ट्रेशन है, नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं। मैंने आपको अनसाउंड माइंड वाला एग्जाम्पल देकर के समझा दिया। इलस्ट्रेशन ये वही इंडिपेंडेंट और सिंगल ट्रांसफर की बात करें तो आप इसको पढ़ लेना। यूनिवर्सल डोनी देखिए क्या है 128 में। यूनिवर्सल डोनी का मतलब यह है कि अपनी जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है, फिर चाहे उस प्रॉपर्टी पर कोई बर्डन क्रिएट है या नहीं है, वो सारी प्रॉपर्टी जो है किसी डोनी को दे देना। 1 2 3 4 5, ये 5 प्रॉपर्टी है। मान लीजिए कि इन 3 प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट है, मतलब कि कुछ बर्डन है
और इन 2 प्रॉपर्टी पर नहीं है। लेकिन डोनर ने अगर अपनी सारी प्रॉपर्टी उसको दे दी है तो वो बंदा हर एक प्रॉपर्टी के लिए लाइबल होता है, जितनी भी प्रॉपर्टी उसको मिली। यही कह रहा है कि 127 में जो लिखा है उसको ध्यान में रखते हुए, व्हेन वेयर अ गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ डोनर्स होल प्रॉपर्टी, उस बंदे की 5 प्रॉपर्टी थी, उसने पांचों प्रॉपर्टी अगर किसी बंदे को गिफ्ट कर दी है, द डोनी इज पर्सनली, यहाँ पे डन नहीं है, ये डोनी है, ठीक है, द डोनी is personally liable for all debts due by and liabilities of the donor at the time of the gift to the extent of the property comprised therein। कह रहा है तो डोनी हर उस कर्ज के लिए लाइबल होगा जितनी एक्सटेंट तक उसको प्रॉपर्टी मिली है। जैसे हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव में सीपीसी में नहीं देखते हैं कि जितनी प्रॉपर्टी उसको डिसीज्ड की मिली है उतनी प्रॉपर्टी उस एक्सटेंट तक वो लाइबल रहता है, सेम गोज हियर। अगर जो डोनी को उस डोनर की सारी प्रॉपर्टी जब गिफ्ट में मिली है तो वो ऐसा नहीं कह सकता, हम जैसे 127 में देख रहे थे कि वो एक्सेप्ट या तो वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेते तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हम सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 127 देख रहे हैं ना, 127 को ध्यान में रखते हुए। लेकिन मान लीजिए अगर उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, बर्डन के साथ भी किसी प्रॉपर्टी को अगर एक्सेप्ट कर लिया है, बेनिफिशियल जो प्रॉपर्टी थी वो तो एक्सेप्ट करी है, लेकिन बर्डन के साथ भी अगर सारी प्रॉपर्टीज उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये 3 प्रॉपर्टीज क्योंकि बर्डन के साथ थी तो वो भी अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी कुछ डेट है वो सब उसको पे करना होगा। और पे वहीं तक करेगा जहां तक एक्सटेंट है उस प्रॉपर्टी का। जैसे मान लीजिए 50 लाख रुपए तक का इन तीनों प्रॉपर्टी को मिला करके डेट है, तो जितना इन प्रॉपर्टी की वैल्यू है, मान लीजिए कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख रुपए तक की आ रही है डेट को, कर्ज को चुकता करने में, तो वो 40 लाख रुपए तक ही करेगा, क्योंकि एक्सटेंट यहीं तक जा रहा है प्रॉपर्टी का जो उसके हाथ में आई है। वो 10 लाख रुपए अपने घर से नहीं देगा, बेसिकली यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये चीज बता रखी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेविंग ऑफ डोनेशंस, मोर्टिस कॉजा एंड मोंडन लॉ। मोर्टिस कॉजा का मतलब है जो डेथ बेड गिफ्ट है वो गिफ्ट नहीं होते, बेसिकली उसको हम चैप्टर 7 में गिफ्ट नहीं मानते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में। कह रहा है नथिंग इन दिस चैप्टर रिलेटेड टू गिफ्ट्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको इस बात का डर है कि आपकी डेथ हो जाएगी तो आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है किसी को वो कर दी, दान कर दी, तो ये चीज यहाँ पर नहीं मानी जाती है। और हिबा पर अप्लाई नहीं होता, एज ए मोमडन लॉ पर ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उनका हिबा का कॉन्सेप्ट चलता है, तो इस वजह से ये चीज उस पर अप्लाई नहीं होती। 2 चीजें हैं जो कि कई बार इससे सवाल पूछा जाता है कि मोर्टिस कॉजा और किस पे अप्लाई नहीं होता, मोमडन लॉ पर अप्लाई नहीं होता है, मुस्लिम लॉ पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये था हमारा गिफ्ट का कॉन्सेप्ट जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 टीपीए में पढ़ा, और एक एक चीज हम लोगों ने एक बेयर एक्ट के वर्ड को समझा है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।